नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत नेपाल संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा काला पानी विवाद को उठा रहे हैं। काला पानी विवाद कुछ महीने पहले जिस रूप में नेपाल सरकार के द्वारा भारत विरोध के रूप में ये मुद्दा उठाया गया और जो एक राजनीति में, विदेश नीति में जो एक प्रकार का मुद्दा गर्म हुआ भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के रूप में, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विशेष करके हम लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसीलिए हम आज काला पानी पे समग्र अध्ययन करेंगे। काला पानी कहाँ है, काला पानी का क्या महत्व है, काला पानी का क्यों विवाद है काला पानी पे, इसका चीन का क्या एंगल है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, सारा यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या वजह हुआ कि काला पानी का मुद्दा उठा। इससे पहले हम ये देख लें कि यहाँ क्लियर ये करना ज़रूरी है कि काला पानी विवाद है 1960 के दशक से ही बना हुआ है। 1960 के दशक से ही बना हुआ है। सबसे पहले हम देख लें काला पानी है कहाँ। तो काला पानी ये भारत का मैप है, ये नेपाल है और यहाँ पे उत्तराखंड है। तो काला पानी है भारत, नेपाल और उत्तराखंड, भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे ये है। यहाँ पे इधर से चीन है, इधर से नेपाल है, इधर से भारत है। इस ट्राई जंक्शन पे काला पानी है, इसकी अवस्थिति ये है और इसका एरिया देखेंगे 372 किलोमीटर है और ये अत्यधिक ऊंचा है, पहाड़ी क्षेत्र है, अत्यधिक ऊंचा है। इस दृष्टिकोण से रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से हर देश चाहता है यह हमारे क्षेत्र का हिस्सा हो, विशेषकर भारत और चीन। हालांकि सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच में है और 1962 से ये भारत के नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विवाद बना हुआ है। तो इसके थोड़ा सा बियॉन्ड जाके देखें, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो भारत सरकार ने उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बहुत से सारे पुलिस चौकी यहाँ पे लगाती है। लेकिन हालांकि युद्ध हम हार जाते हैं, लेकिन इस जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन पे, काला पानी पे हमारा वहाँ पे पकड़ बहुत, नियंत्रण जो था बहुत मजबूत था। हम वहाँ पे बहुत मजबूत थे क्योंकि ये इसका जो ज्योग्राफिकल रूप से अगर आप देखें तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जब सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे और चीन सैनिक इसके तुलना में या अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पे थे। इस कारण से भारतीय सैनिक की यहाँ पे मजबूती यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि हम हार गए, लेकिन 1962 के बाद यहाँ से सारे चौकियाँ हटा ली गई और यहाँ पे 62 से कंटिन्यू आईटीबीपी का फोर्स यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि भारत सरकार को भी लगा कि ये क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल करके रखा जाए। तब से ही 1960 के दशक से ही नेपाल भी काला पानी को अपना बताता है और कंटिन्यू विवाद चलता है। तो ये विवाद का, हालांकि शुरू से ही विवाद चल रहा है और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि उसके साथ समाधान किया जाए, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला। लेकिन हाल ही में भारत ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। 370 को संशोधित करके नया नक्शा जारी किया है। इसके बाद नया नक्शा जारी किया गया हाल ही में। इसमें देखा गया कि नेपाल का मानना है कि काला पानी और लिपुलेख को भारत ने अपने सीमा के अंदर दिखाया है, जो नेपाल के संप्रभुता के खिलाफ है। ये नेपाल सरकार का मानना है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि नक्शे में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, यथास्थिति वहाँ पे विद्यमान है। तो आप ये देख लें कि काला पानी का क्या है। काला पानी तो आप अवस्थिति आपने देख लिया, लेकिन भारत में कहाँ पे है। तो काला पानी का जो क्षेत्र है
ये भारत कहता है कि भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का इलाका भारत सरकार बताता है कि ये काला पानी है, पिथौरागढ़ इलाके में हमारा है। लेकिन नेपाल कहता है कि यह हमारा दार्चुला जिले का भाग है। अब आपको पता होगा कि किस वजह से सीमा विवाद है, ये दोनों बताता है। विवाद का मूल कारण तो ये है, लेकिन सीमा विवाद है क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था सुगौली की संधि, जिस रूप में यहाँ पे आपने देखा था कि गोरखा साम्राज्य का यहाँ पे गोरखा साम्राज्य की स्थापना होती है और गोरखा साम्राज्य मैक्सिमम इलाके पे कब्जा कर लेती है और ब्रिटिश सरकार के साथ ब्रिटिश भारत जो यहाँ पे थी इसके साथ दोनों में संघर्ष होता है और 1814 से 1816 के बीच युद्ध हुआ और 1816 में सुगौली की संधि हुई। इसी संधि सुगौली की संधि के तहत भारत अपना हिस्सा भारत का जो सीमा रेखा है, नेपाल का जो सीमा रेखा है, यह काली नदी को अर्थात महाकाली नदी को माना गया। उसमें कहा गया है कि नेपाल की पश्चिमी सीमा महाकाली नदी है। अब समस्या ये है कि महाकाली नदी को भारत भी सीमा रेखा मानता है, नेपाल भी मानता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति यह है कि इसकी उद्गम कहाँ से होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि नदी का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच का जो सीमा रेखा है मैक्सिमम हल कर लिया गया है, कुछ विवाद, एक दो विवाद बचे हुए हैं, जिसमें एक ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत सरकार का क्या मानना है? भारत सरकार का मानना है इस नदी के उद्गम पे विवाद है, तो उद्गम पे जो मानना है, भारत का मानना है कि काली नदी काला पानी से निकलती है, इसीलिए काला पानी हमारा है। लेकिन नेपाल सरकार का मानना है कि ये जो नदी है यह लिपुलेख से निकलती है, इसीलिए ये हमारा है। दोनों में उद्गम पे विवाद है और दोनों अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भारत सरकार का मानना है कि ये जो काला पानी है यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। 1816 के बाद बहुत से सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते, उसमें दो साक्ष्य है। भारत सरकार का मानना है कि 1830 के प्रशासनिक टैक्स रिकॉर्ड में काला पानी भारत का हिस्सा है। तो जब ये हिस्सा है तो भारत का हिस्सा है, क्योंकि सुगौली संधि में इसके इस साइड नेपाल माना गया और उसके उस साइड माना गया भारत। और जब 1830 सुगौली संधि के बाद का है, क्योंकि सुगौली संधि 1816 में होता है, तो ये भारत का हिस्सा है। तो भारत इस रूप में तर्क देता है। दूसरा तर्क देता है 1879 का नक्शा के अनुसार, मानचित्र के अनुसार यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बताता है। लेकिन बदले में नेपाल सरकार भी साक्ष्य प्रस्तुत करती है। नेपाल सरकार का मानना है कि 1850 और 1856 के जो नक्शे हैं उसमें काला पानी हमारा है, हमारे एरिया में आता है। और दूसरा इनका मानना है कि नेपाल सरकार का मानना है कि 58 वर्ष पहले हम लोगों ने वहाँ पे जनगणना कराया और जनगणना के अनुसार काला पानी हमारे क्षेत्र में आता है। वहाँ के क्षेत्र के लोग हमारे जनगणना में रिकॉर्डेड हैं, इसीलिए काला पानी हमारा है। तो ये दोनों मूल विवाद है और दोनों अपने अपना साक्ष्य देते हैं। अब हम देखें कि क्या वजह है कि काला पानी इतना महत्वपूर्ण है जो आपस में दोनों लड़ते रहते हैं। हालांकि भारत ऐसा कोई टकराहट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस रूप में विवाद सामने आ रहा है उस रूप में जिस रूप में इस विवाद के वजह से नेपाल के जनमानस पे भारत विरोध की भावना को आगे बढ़ा के भारत विरोध के रूप में राष्ट्रवाद की भावना को अपनाया जाता है, इससे भारत और नेपाल के बीच का जो संबंध है वह संबंध बिगड़ सकता है और पटरी से उतर सकता है, क्योंकि जनमानस में नेगेटिव धारणा संभव है। अब इसमें देखें महत्व, देखें इसका क्या महत्व है। तो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत चीन और नेपाल के ट्रांजैक्शन पे है, तो रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा देखें जिस रूप में 1962 में इसका सामरिक महत्व देखा गया, तो इसीलिए इसका सामरिक महत्व भी है क्योंकि ऊंचाई पे है और यहाँ से हम चीन को नियंत्रण बेहतर तरीके से काउंटर कर सकते हैं। तीसरा है कि यहाँ की ऊंचाई के वजह से हम तिब्बत के अनेक भागों अर्थात चीन के अनेक भागों का निर्देशन कर सकते हैं, देख सकते हैं।
बेहतर तरीके से वहाँ की क्या गतिविधि हो रही है, इन फ्यूचर युद्ध हुआ या कोई और गतिविधि हो रही है, उसको हम बेहतर तरीके से यहाँ निगरानी कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है भारत के लिए। चौथा देखेंगे यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा के माध्यम से हम व्यापार करते हैं चीन के साथ, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और पांचवा देखेंगे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से काला पानी के द्वारा के रास्ते होती है, तो इस दृष्टिकोण से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये महत्व भारत के लिए, लेकिन आप देख लें नेपाल के लिए नेपाल तो एक महत्व तो कुछ नहीं है। नेपाल के लिए सबसे पहला महत्व है कि इसी बहाने भारत विरोध की रणनीति अपनाई जाती है और भारत को काउंटर करने का प्रयास किया जाता है, भारत को प्रतिसंतुलित करने का विरोध की रणनीति के माध्यम से किया जाता है पहला। और भारत विरोध राष्ट्रवाद का भावना उठाया जाता है। दूसरा देखेंगे कि यहाँ पे लिपुलेख है। अगर नेपाल को लिपुलेख मिल जाता है तो वह तिब्बत के रास्ते चीन से व्यापार कर सकता है, जो नेपाल के दृष्टिकोण से बेहतर हो सकता है। इस दृष्टिकोण से नेपाल के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि चीन जिस रूप में यहाँ पे अपना कब्जा अर्थात जो उपस्थिति दर्ज कर रहा है, मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है, अगर यहाँ पे नेपाल का कब्जा हो जाता है तो नेपाल के माध्यम से चीन का कब्जा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भारत पे बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से अवस्थिति इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस रूप में तीनों का अपना अपना अलग अलग हित है। शंका कहाँ है? आशंका क्या है? आशंका ये है कि जिस रूप में भारत ने डोकलाम के बारे में आपने देखा, यहाँ पे डोकलाम है और डोकलाम में जिस रूप में भारत ने मुखर विदेश नीति के माध्यम से अर्थात एग्रेसिव रवैया अपनाया, उस समय चीन के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट ये आया कि जिस रूप में भारत के द्वारा भूटान और चीन सीमा विवाद पे हस्तक्षेप किया गया, भविष्य में चीन भी भारत के किसी और पड़ोसी देश के सीमा विवाद में हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत सरकार को आशंका है कि जैसे नेपाल में जिस रूप में चीन का वर्चस्व हो रहा है, हो सकता है चीन भी वहाँ पे हस्तक्षेप करे और भारत और चीन में एक व्यापक खाई और व्यापक एक इन फ्यूचर एक युद्ध जैसी हालत बन सकती है। इस रूप में भारत सरकार भी चिंतित है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रूप में भारत का ये काला पानी का क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दबाव हो सकता है, ताकि क्या करना चाहिए भारत सरकार को ताकि ये काला पानी जो नेपाल के साथ विवाद है उसको समाधान किया जा सके। जैसा कि आपने देखा कि काला पानी का रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इसका महत्व है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि काला पानी का द्विपक्षीय माध्यम से हल निकाला जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे विशेषकर राजनीतिक समाधान निकाला जाए जिससे मुद्दे पर तीसरे देश का हस्तक्षेप की संभावना को टाला जा सके। अगर नेपाल ऐसा नहीं मानता है तो भारत सरकार, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारत सरकार इसको एक द्विपक्षीय मामलों के तहत भारत सरकार इसको लीज पे ले सकता है। इसको और कोई दूसरा उपाय के माध्यम से इस सीमा विवाद को जल्द से जल्द हल करने की सलाह दिया जाता है, ताकि इस पे चीन का हस्तक्षेप ना हो और जो भारत और नेपाल का जो रिश्ते मधुर हैं ये और ज़्यादा कटु ना हो। तो इस रूप में आपने देखा कि कैसे नेपाल भी भारत विरोध की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये मुद्दा उठाता रहता है। और आपने पूरा देखा काला पानी विवाद का क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या संभावना है और क्या सरकार को करना चाहिए। तो हो सकता है अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस रूप में दे सकते हैं। तो हमें लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया। हमें उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और हम फिर भारत नेपाल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे मधेसी विवाद, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आ सकता है। मधेसी विवाद और आर्थिक संबंध या और कुछ कुछ आयाम हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और जय हिंद।